वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनके साथ जो चपकलिश सी चल रही है। पिछले दिनों में जो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बिजली के बिलों पर रिलीफ अनाउंस किया लोगों के लिए, दो माह के लिए जो पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोगों के जो बिल्स हैं उसमें कुछ कमी लाएंगे, उस पर तनकीद तो हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हुई, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उससे भी हुई। और ऐसा लगा जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर देखें, वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने पंजाब हुकूमत का नाम लिए बगैर कहा कि अजीब व गरीब ऐलानात हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बेवकूफ़ी के ऐलानात हैं इनका हम क्या जवाब दें, परेशानी हमें हो जाती है अजीब जो ऐलानात हैं। इसके ऊपर फिर मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने ये कहा कि अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन के पैसे को जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है, मगर लोगों को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तो ये उनकी तरफ से भी तनकीद हुई। और ये फिर और भी जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं सिंध से, उन्होंने भी जवाब दिया। मगर अब साथ साथ आज ये इतलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो इस्लामाबाद आए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ उनकी मुलाकात होगी अपने वालिद सदर आसिफ अली ज़रदारी से, और हो सकता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हों। क्या ये जो ऐलानात या ज़राए से इतलात सामने आ रही हैं इनका ताल्लुक़ है जो ये एक्सचेंज हुआ है दोनों जमातों या दोनों वज़राए आला के दरमियान? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी तनकीद हुई, मगर हेडलाइंस में वो इतना नहीं आई जितनी कि जो सिंध और पंजाब की तरफ से ये बयानात सामने आए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब मिलेंगे, ये मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, तो वो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से उनका भी इजहार करेंगे, उनसे जो उनकी तनकीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो भी शेयर करेंगे। और साथ में ये कहा जा रहा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से भी हैं कि पंजाब हुकूमत को लेके दोनों जमातों के दरमियान कुछ फ़ैसले हुए थे, कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, वो पूरी नहीं हुई, इस पर भी बात होगी। अब ये ज़राए से जो इतलात आ रही हैं ये किस हद तक सही हैं, ये कुछ दिनों में या कुछ वक्त में हमें मालूम हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जिक्र करेंगे। इमरान खान साहब जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल होना है वो एक ओपन ट्रायल होना चाहिए और मीडिया को उसकी कवरेज की रसाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे इस सारे मामले से कोई डर नहीं है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मगर इसको पब्लिक किया जाना चाहिए। इस पर एक ज़राए से भी जवाब आया है सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब का भी जवाब आया है। सो ये सारा जो मामला है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखारी साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, और हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी साहब ने, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शराजी साहब, कितना आपको अहम लगता है ये बात कि फॉर वंस हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN की जो टेंशन्स हैं उनको डिस्कस नहीं करें, हम बात करें कि मुराद अली शाह साहब तनकीद करें और मरियम नवाज़ साहिबा तनकीद कर रही? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दो ऐसी जमातें कि जिनको पता है कि उनका एक दूसरे के लिए वजूद बड़ा लाजिम है, अगर वो नहीं है तो हुकूमत बाकी नहीं रहती कम अज़ कम मरकज़ के अंदर। लेकिन वो दो जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ा आरा नज़र आ रही हैं। और बुनियादी वजह जो आपने अपने इब्तिदाई में भी बताई कि जो कमिटमेंट्स थी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को स्पेस दी जाएगी और वहाँ पे भी उनके कुछ हल्के की सतह पे जो काम हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, बट वहाँ पे उनको ज़ीरो स्पेस मिल रही है, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। एक तो वो नाराज़गी बड़ी शदीद सी है, और साथ में जो एक तरह से गुफ्तगू की जा रही है सिंध से, उसका जिस अंदाज में फिर जवाब दिया है मरियम नवाज़ साहिबा ने, गोया कि वो भी बड़ा एक काबिल एतराज़ था पीपल्स पार्टी की नज़र में कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को करप्शन के साथ टैग करना और इस तरह की गुफ्तगू करना। तो इस पर तो कल बड़ी नाराज़गी हुई है, और जो मेरे इतलात हैं कि कल फिर जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पे
मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ये गिला किया इस बात का। और कुछ और भी हल्के हैं कि जो एक्टिव हुए हैं, और फिर बताया गया है कि इस मामले को ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए क्योंकि सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसे में अगर इत्तेहादी जमातें आपस में दस्तों गिरबां होंगी तो जो पब्लिक के अंदर इंप्रेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो उसके बाद फिर रात गए कुछ मीडिया के लोगों को कहा गया कि इस तरह की खबरें भी अब थोड़ी सी फ्लोट की जाएँ कि सीज़ फायर हो गया है और जो नाराज़गियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं और यकीनी तौर पर उस पर भी गुफ्तगू होना बाकी है। बिल्कुल सही जी। माजिद साहब, आप लाहौर में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर आपके पास कोई तफसीलात हैं या आप किस तरह देख रहे हैं जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जवाब आया? बिकॉज जैसे शराजी साहब ने कहा कि बहुत ऐसे मौके भी होते हैं जहां PMLN जो है वो बहुत मोहतात रहती है ऐसे मामलों में, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वफाक में भी हुकूमत है, वो सीनियर पार्टनर हैं, तो एक वो रवैया होता है कि जी हमें जूनियर पार्टनर्स की बहुत सी बातों को दरगुजर भी करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये रवायती तौर पे मरियम नवाज शरीफ का एक जवाब था कि जो उनकी तरफ से जिसकी तवक्को की जा रही थी। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी वोटर बेस को मुतासर करने की कोशिश की है, स्पेशली पंजाब के अंदर। क्योंकि अगर हम इंतखाबी नताइज को देखें या मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी और सियासी हिकमत अमली को देखें तो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनकी तरजीहात में कभी अव्वल में नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ हज़ारा डिवीजन पे वो फोकस करते हैं, बाकी 2 सूबे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। गुज़िश्ता 2 इलेक्शंस में उन्होंने कराची में एक सीट पर एंटर होने की कोशिश की। उसके अलावा वो पंजाब के वोटर को ही एड्रेस करना चाहते हैं, उसी को देखकर ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ये ऐलान भी इसलिए किया गया कि अगर हम पावर डिवीजन के अदाद शुमार पे नज़र डालें तो डोमेस्टिक यूजर्स का जो 85-86% है वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है। तो ये प्योरली इन्होंने 200 से 500 यूनिट में जो मिडिल क्लास है जो एक आध एसी चलाती है और नौकरी करती है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और उसको रिलीफ देने की कोशिश की है। और बाकायदा इन्होंने दूसरी हुकूमतों को इस हवाले से मुश्किल में भी डाला है कि हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो आप को भी कोई ना कोई ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए। तो बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी सोची हुई प्लान्ड मूव थी कि जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी और तहरीक इंसाफ दोनों को बैकफुट पे ला खड़ा किया। शराजी साहब, आपने माजिद साहब की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि बड़ा सोचा समझा डिलिब्रेट है, पर सर जो हर बार हम ये सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे नाराज़ है या उस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्योंकि आज फिर ये मुलाकात की भी खबरें आई, सचमुच कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सचमुच कोई नाराज़गी है, या ये भी जिसको कहते हैं ना, माफ़ करिएगा वो फ्रेज़ इस्तेमाल कर, टोपी ड्रामा ही है कि अपने आप को ज़रा हुकूमत से दूर रखने का? हाउ डू यू सी इट? नहीं, मेरा ख्याल में टोपी ड्रामा तो नहीं है। जो हमने क्लोजली लोगों से गुफ्तगू भी की, बैठे उनके साथ, तो मेरा ख्याल में अभी तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी कंफर्टेबल नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा बने हैं। गोया कि उनका ख्याल था कि हम इस तरह के पावर शेयरिंग फार्मूले में नहीं जाना था जिसमें कुछ गवर्नर्स की या इवन कि चेयरमैन सेनेट की सीट ली है, उसके नतीजे में हम इस हुकूमत का हिस्सा बने हैं। तो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, बट ये जरदारी साहब का डिसीजन था जिसको उन्हें भी ऑन करना पड़ा है। तो एक तो ये वजह है कि वो हमें एक जैलिन होती हुई नज़र नहीं आ रही दोनों जमातें जिस तरह होना चाहिए, अगरचे उनकी बका एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। लेकिन साथ में अगरचे माजिद साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पंजाब के वोटर को अट्रैक्ट किया है और उस बेस को उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है, बट लगता ये है कि सारे प्लान की सारी स्ट्रेटजी के अंदर शहबाज शरीफ साहब भी शामिल नहीं हैं। गोया कि जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है या जो वो करने जा रही हैं या कर रही हैं, इसमें उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो गोया कि अपने चचा को जो तक प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी नहीं पता चला और ये सब कुछ हुआ जो तनकीद की बिल्कुल लाहौर से। हाँ। और बाद में जो फायर फाइटिंग थी वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। गोया के बड़े भाई को भी वही कॉल करके एंगेज करके कह रहे थे कि इससे मामला ख़राब होंगे, और जरदारी साहब से भी सॉरी वही कर रहे थे। तो अगर ये पार्टी की सतह पर कोई डिसीजन है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड होते और इस स्टेटमेंट को ऑन करते।
बट हमने तो कल के दिन देखा है कि वो परेशान थे तो सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कल के दिन उन्होंने सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए हर दो तरफ फिर एंगेज किया लोगों को और कहा कि इससे आगे अब नहीं बढ़ना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक करेंगे माजिद साहब के शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको न सिर्फ लूप से बाहर रखा गया बल्कि उनको परेशानी भी थी इस सारे मामले पर? जी, ये शिराजी साहब की बिल्कुल एक अहम राय है और मैं इसमें ये इजाफा करता चलूं कि लाहौर में या पंजाब में खुसूसन मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में ये बात बिल्कुल ज़ेर बहस है कि पार्टी का फ्यूचर मरीम नवाज और नवाज शरीफ ही हैं। शहबाज शरीफ के नाम पर हमें वोट नहीं मिलता। और दूसरा ये कि पीडीएम हुकूमत में 16 माह की जो कारकर्दगी थी मियाँ शहबाज शरीफ की, वो भी इस काबिल नहीं थी कि उसको वो प्रेजेंटेबल नहीं थी और उसकी बुनियाद पे वोट हासिल नहीं किए जा सकते थे। तो इसलिए मरीम नवाज शरीफ के लिए पंजाब का मैदान इसलिए चुना गया है कि वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम करें और चचा के इन्फ्लुएंस से निकलते हुए यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले करेंगे जो मरीम नवाज से और मियाँ नवाज शरीफ से मंसूब हो सकें और इन्हीं की बुनियाद पे वो आगे चलते हुए अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए काम करें। तो बिल्कुल इन सारी बातों में वजन नजर आता है कि वो थोड़ा सा डिटैच लगते हैं और पंजाब के हवाले से मरीम नवाज शरीफ अपनी एक सियासी प्लानिंग को सामने रखते हुए सारे इक़दाम उठा रही हैं जिसकी बुनियाद पे वो ये सोचेंगी या फैसला करेंगी कि अगली जो इलेक्शन कैंपेन है या अगली दफा वोटर में जो जाना है, वोटर्स में जाना है, उसकी बुनियाद फेडरल हुकूमत ना हो बल्कि पंजाब हुकूमत के किए गए इक़दाम हों जिनकी बुनियाद पे वो ये बता सकें कि एक सूबे के अंदर हमने ये 10 या 12 या 15 ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी बुनियाद पे हमें वोट दिया जाए। तो ये बात दुरुस्त है कि वो इस वक्त फेडरल जो टीम है वो अलग है और पंजाब की टीम अलग है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब से और इफ्तिखार शिराजी साहब से और हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सियासी सूरत हाल पे। शिराजी साहब, रोज़ इमरान खान साहब की कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की जो कोर्ट मार्शल से या हिरासत में लेने से, पर आज उस पर एक रद्द अमल भी आया, मतलब ज़राए से ही था बट ऑब्वियसली उसके हम उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। यकीनन रिपोर्ट हुआ वो एक तरह से तो डिस्काउंट तो नहीं कर सकते और उसके बाद फिर उसको और ज़्यादा एलेबोरेट किया सिटिंग गवर्नमेंट ने, गोया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी फिर उसके बाद उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट आर्मी के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। तो यकीनी तौर पे उनके स्टेटमेंट को नोटिस तो किया गया है। बट यू थिंक कि ये, सॉरी माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि इस पे भी कमेंट करिएगा कि जो बार बार बात आ रही है कि ये अब इस कोर्ट मार्शल के ज़रिए शायद 9 मई की तरफ, देखिए वो तो एक अजम्पशन है, कयास आराई के तौर पे, बट अगेन वो जो आज की स्टेटमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्शन आया उसको लेकर अगर हम कहें कि अगर आप कोर्ट मार्शल करते भी हैं तो अगला प्रोसीजर तो जो अपील का है वो सिविल कोर्ट में ही है। तो अगर आज इमरान खान ये कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल की तरफ जाएं तो अल्टीमेटली तो आपको जाना पड़ेगा। गोया कि जब फैज़ हमीद साहब उस सज़ा से मुतमईन न हुए या उनको लगे कि उनको अपील में जाना चाहिए तो उनके लिए फोरम अगला तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। तो चीज़ें तो ओपन ट्रायल की तरफ जाएंगी, पर उसको लेके ये रिएक्शन आना ये थोड़ा सा लग रहा था कि गैर ज़रूरी। हम कह सकते हैं कि भाई जब चीज़ें उस तरफ जाएंगी तो इसमें क्या है, कल को अगर सिविल कोर्ट में भी चीज़ें डिस्कस डिबेट होती हैं तो होती रहें, पहले भी हो रही थी। अगर हम वही वाली बात के बहुत ज्यादा अगर मगर है इसमें, बट नॉर्मल के भी केसेस हैं तो सही नॉर्मल को बिल्कुल हैं। बट अगेन अब देखें, अब ये तो अभी तक जो स्टेटमेंट पहली आई थी गोया कि जनरल फैज़ हमीद की जो ISPR की जानिब से, उसके बाद हमें कोई और डेवलपमेंट सुनने को नहीं मिली कि अगर वो ट्रायल आगे बढ़ रहा है तो अब किस स्टेज पे है या जो जराइम की नौइयत है वो क्या है। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर ये जो स्पेकुलेशंस हैं, ये जो एक अजम्पशंस हैं, इनका सिलसिला रुक जाएगा। तो क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक वहाँ से कोई क्लैरिटी आई नहीं है तो मेरे ख्याल में शायद इस वजह से लोगों को अब मौका मिल रहा है कि उस मामले में किसी किस्म की भी कयास आराई करें। तो
अमूमन तो होता ये है कि क्योंकि मैंने आपको पहले भी जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो हमने ये कहा था कि पहले मरहले पे तो जो एलिगेशंस उनको एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद इब्तदाई तहकीक होती है। गोया कि 2 मराहल मुकम्मल होने के बाद अब उनका ट्रायल हो रहा है, तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो काफ़ी वाज़ेह हो चुकी होंगी। बट उसके बाद अगर जराइम की नौयत सामने आ जाएगी तो उससे लोगों को मेरे ख्याल में फिर खामोश बट वो जनरली कोर्ट मार्शल में तफसील, जब तक कोर्ट मार्शल का मेरे ख्याल में दौरानिया रहता है, बहुत कम तफसील सामने एटलीस्ट माजी में तो नॉर्मली तो नहीं आती ऐसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। जो भी जितना भी प्रोसेस चलता है, आपको पता है बाज़ औक़ात तो जिन लोगों को सजाएं मिलती हैं उनके नाम तक नहीं आते सामने। अनाउंसमेंट तो माजी में हमने देखे कभी हुई नहीं है। ये कुछ लोगों के नाम अगर सामने आए भी हैं तो कुछ ज़राए से आ गए, बट वहाँ से अनाउंसमेंट कम ही आई है, या कभी कभी आई भी है तो उनमें नामों का जिक्र नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है वहाँ तो प्रैक्टिस ऐसी है, बट क्योंकि अब उनको टैग कर दिया गया है एक सियासी जमात के साथ कि जो PTI है, तो फिर इसी वजह से मेरे ख्याल में अब ये डिस्कशन में बाहर वो हैं अभी तक, और लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या। जी माजिद साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि इवन दो ये है तो कोर्ट मार्शल माजी में बहुत कम इंफॉर्मेशन सामने आई है, मगर ये एक ऐसा केस है जिसमें मेरा लगता ऐसा है कि इसको बिल्कुल खामोशी से सारा ट्रायल कंडक्ट करना शायद मुमकिन ना हो उस तरह। जी बिल्कुल, ये कोर्ट मार्शल का मामला इसलिए अहम है क्योंकि इस कोर्ट मार्शल के साथ एक सियासी जमात से मुबैना वाबस्तगी जुड़ चुकी है। बाकी फौजी अफसरान के जो कोर्ट मार्शल होते रहे माजी में, उसमें ये मामला नहीं था। तो इसलिए इसके ऊपर चहमगोइयाँ क़यास आराइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। और जहाँ तक ओपन ट्रायल का मामला है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई शख्स अपनी सजा से मुतमईन नहीं होता तो वो फिर मामला अदालत में ही आता है, जहाँ पे आपको मुकदमे की कार्रवाई और तफसीलात सारी जमा करानी पड़ती हैं और वहाँ से फिर वो अवाम तक पहुँचती हैं। इसमें जो एक रिसेंट मिसाल है वो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल के कोर्ट मार्शल के अंदर ये चीज़ देखने में आई थी। शराय साहब बहुत अहम पॉइंट उठाया जो अभी पिछले दिनों में जावेद इकबाल साहब का हमने कोर्ट मार्शल का जिक्र सुना था। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट जब कोई भी अगर वो मिलिट्री कोर्ट से मुतमईन नहीं होता और उनको लगता है कि शायद उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, तो फिर अल्टीमेटली वो मामलात सिविल कोर्ट्स में आते हैं। और मैंने आपको पहले बताया जैसे कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। सर जावेद इकबाल साहब का मामला आया था सिविल कोर्ट्स में? जिक्र कर रहे हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है मुझे कि उनका आया हो, लेकिन इससे पहले मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम या उससे पहले कुछ और लोगों के जो वाक़यात हैं उनमें से कुछ लोगों के यकीनी तौर पर आपके ख्याल में ये अब जिस तरह की आजकल गुफ्तगू हो रही है या क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रादर देन के पीछे हमें लगता था इलेक्शंस के बाद के शायद अब उनकी जो जमात के लिए जो सख्ती के दिन है वो शायद कम हो रहे हों? मेरा ख्याल है उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि उनके बयानिए के अंदर कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा। गोया कि वो एक बड़ा कंसिस्टेंट है, उसके अंदर किसी किस्म को कोई हमें वो जोर नज़र नहीं आ रहा। तो यकीनी तौर पे फिर उस सूरत में तो उनके लिए मसाइल रहेंगे मेरा ख्याल में, क्योंकि उनके बारे में एक जो तासुर फिर रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया है। आपको मालूम है कि पहले मरहले में तो 9 मई का मुकदमा, उसके बाद सिविल गवर्नमेंट ने उनकी जमात को बैन करने की बात की, गोया कि तहरीक इंसाफ को क्या कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद अब देखें कि एक आर्मी के अंदर एक साबिक DGSI कोर कमांडर, उनके नीचे कुछ और लोग जिनके बारे में तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो भी उनके साथ कहीं जुड़े हुए थे। तो ऐसे में अगर ये बयानिया है तो उसको लेके तो उनके लिए फिर कोई कंफर्ट जोन नहीं बन सकता। आपको पता है आजकल इंटरनेट, आज तो खैर पता भी चल गया हमें केबल का मसला है, VPN का नहीं है। PTA वैसे वो तो खैर उमर अयूब साहब को ये कह रहे थे कि जितना आपको मालूम है उतना मुझे मालूम है, इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने अच्छा ये केबल वाली बात तो सर मुल्क में किसी को नहीं मालूम थी जो वो हमें बता के गए हैं। तो बहरहाल नहीं वो तो खैर अब लग रहा है ना कि प्रॉब्लम बहरहाल अभी तक मौजूद है। उन्होंने तारीख 28 की दी है, आप उम्मीद रखें कि 28 अगस्त तक मामला ठीक हो जाएंगे। सर तारीखें तो बहुत ही मिली हुई हैं, अब हम क्या बात करें। जरा वेरी क्विकली सर आपके ख्याल में जो जेल के लोग उठाए गए इनका भी क्या ताल्लुक? जराए तो यही कहते हैं, जो जराए ये कहते हैं कि ये भी उसी नेटवर्क का हिस्सा थे कि जो बुनियादी तौर पे सहूलतकारी का, पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहे थे। और न सिर्फ उनके लिए बल्कि अब तो कहा यह गया है कि बुशा बीबी के लिए भी शायद उनके पैगामात भी बानी PTI तक या उससे बाहर किसी और तक पहुंचाने के लिए भी यही लोग इस्तेमाल होते रहे। उसमें कुछ लेडी कांस्टेबल या कुछ स्टाफ लेडी का खवातीन भी हैं कुछ जिनको गिरफ्तार किया गया। तो सर ये भी क्या फिर इवेंचुअली
कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, या इनके ऊपर जो भी, बिकॉज आई एम श्योर पहले भी ऐसे वाकयात तो जेल में होते होंगे कि कोई स्टाफ जो है उसको किसी ने पैसे दे दिए, वो पैगाम ऊपर नीचे करता रहा, तो इनके ऊपर जेल मैनुअल के वो सजाएं इम्प्लीमेंट होंगी, या ये जो दूसरा मामला है ये भी उधर जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि ये, क्योंकि ये लोग इसके नीचे जेल खाना जात के नीचे काम करते हैं, सिविलियन सेटअप का हिस्सा हैं, मिलिट्री का हिस्सा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात बनेंगे। बट अगेन जेल मैनुअल या उनके जो कवानीन उनकी खिलाफ वर्जी, क्योंकि किसी मुलजिम के लिए, मुजरम के लिए सहूलत कारी करना, उनके टेलीफोन्स प्रोवाइड करना, पैगाम देना या कुछ और सहूलतें फराहम करना यकीनी तौर पे जराइम में तो आते हैं। बट ये कितने संगीन है इस पर डिबेट की जा सकती है। माजिद साहब सर 30 सेकंड्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी बिल्कुल, इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि एहतसाब से आगे बढ़कर मामला शख्सियात तक पहुंच चुका है और कोई भी फरीक मेरा ख्याल है वापस जाने को तैयार नहीं है। इस सारे मामले में फिर जो ताकतवर है या जिसके पास अथॉरिटी होती है, बहरहाल उसी का अपर हैंड होता है। तो इसलिए सियासी जमातों को चाहिए कि वहां तक मामला पहुंचने के बजाय सियासी जमातें मिलकर कोई ऐसा हल निकाल लें कि जिससे ये पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये जो सारी बिजली की सब्सिडी है और एक इंडिपेंडेंट व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो बाकी जमातें या हुकूमतें हैं उनकी तरफ से इतनी तनकीद हुई है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ये जो बिजली का क्राइसिस है इस पर, और ख़ास तौर पे हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त हुकूमतों के दरमियान जो है हम कह सकते हैं कि एक वॉर ऑफ वर्ड्स हो रही है। पंजाब की तरफ से जिस दिन से ये ऐलान आया है कि वो बिजली की कीमतों पे कुछ रिलीफ देंगे पंजाब के रहने वालों को, तो जो इत्तेहादी हुकूमतें भी हैं उनकी तरफ से भी तनकीद हो रही है, और तनकीद इस तरह की हो रही है कि जैसे जो वफाकी हुकूमत है, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है, लाहौर में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, तो वफाकी हुकूमत ने कोई मदद की है या उनकी किसी असिस्टेंस के साथ पंजाब ने ये रिलीफ प्रोवाइड किया है, जबकि पंजाब हुकूमत बिल्कुल डिनाई कर रही है। वो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारा फ़ैसला तनहा पंजाब हुकूमत का है। ये बिजली के बिलों का मामला जो है, पहले तो इस पर सिर्फ अपोजिशन की तरफ से तनकीद होती थी, अब इत्तेहादियों की तरफ से भी तनकीद हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कितना बड़ा दर्द सर है हर उस जमात के लिए जो इस वक्त पावर में है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो बहस ये भी हो रही है, गौहर एजाज साहब जो एक साबिक केयरटेकर मिनिस्टर रहे हैं, उनकी तरफ से जो तनकीद हुई, कैपेसिटी चार्जेस का जिक्र हुआ, और जो अब वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में ये बात की कि जहां उन्होंने कहा कि हम बहुत महंगी बिजली दे रहे हैं, तो वहां उन्होंने फिर आवाम से कुर्बानी का भी जिक्र किया कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग सब बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत हो सकती है, और किस तरह के अगर अच्छे पंखे हों जो कम वाट इस्तेमाल करें तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। इन सब तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अमार हबीब खान साहब माहिर तवानाई हैं, और हमें ज्वाइन किया नासिर जमाल साहब ने, चीफ रिपोर्टर डॉन लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नासिर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आप लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बताएं कि ये जो बार बार बाकी सूबाई हुकूमतों से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद हो रही है और इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं कि जैसे वफाकी हुकूमत का भी कोई रोल था ये जो सब्सिडी मिली है पंजाब को, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? मतलब अगर तो उनका इशारा ये है कि वफाकी हुकूमत कोई फाइनेंसिंग कर रही है और पैसे दे रही है पंजाब को एक्स्ट्रा, तो वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पंजाब ने जो कुछ किया 45 बिलियन, ये अपने ही खर्चे कुछ कम करके डेवलपमेंट के, उसी में से ये एलोकेशन उन्होंने की है। और दूसरी बात यह है कि पंजाब का अगर आप बजट देखें इस साल का, और अगर हम देखें कि जो एस्टीमेट्स हैं जो इनको वहाँ से मिलना है एनएफसी के तहत फेडरल टैक्स डिविजिबल पूल से,
तो इनके पास अभी बेतहाशा मतलब इस वक्त जिसे कहते हैं कि दे हैव एम्पल फिस्कल स्पेस कि वो इससे भी ज़्यादा शायद वो रिलीफ दे सकते अगर वो डिसाइड करते, लेकिन उन्होंने ये 45 बिलियन इधर लगा दिए। अब कुछ अब वो सोलर की तरफ जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं कि 500 यूनिट्स तक का जो यूज़र है उसको फ्री सोलर या इंटरेस्ट फ्री लोन्स दें, कुछ इस तरह से कोई प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर आज आपको पता है उन्होंने एक इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन्स की भी स्कीम, तो मतलब बेशुमार वो इस तरह के जो है सॉप्स जो है वो दे रहे हैं। और उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि जो पंजाब में जो उनकी पॉलिटिक्स है वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद वो कुछ उठ नहीं रही। तो अगर आप देखें तो ये नवाज शरीफ साहब का आना और आके जो एक्चुअली जो ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, जो शायद इतना ना होता अगर नवाज शरीफ खुद अनाउंस ना करते और मरियम एज चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे कर लेती, तो नवाज शरीफ का तो स्टेचर ज़रा डिफरेंट है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और यानी कि सर आप कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स का मामला ज्यादा है और पीएमएलएन कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर। मेरा ख्याल है कि इट कुड हैंडल बेटर, लेकिन सिर्फ ऑप्टिक्स का मामला नहीं है ये। मतलब ये आपको पता है जो 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 जिनको ये सब्सिडी दी जा रही है वो बेसिकली तो पंजाब में वो हैं पीटीआई के वोटर इस वक्त। बिल्कुल ठीक। अमार साहब, सर आपने नासिर साहब की बात सुनी, सर आपने भी तनकीद सुनी होगी जो ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत के कुछ ऑफिशियल्स ने या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हुई। सर वो उनकी तनकीद का ये भी एक पॉइंट है कि ये इस तरह की रिलीफ देना जो सिर्फ 1 आध महीने के लिए है, ये शायद एक अच्छा फ़ैसला नहीं है। इससे बेहतर था कि इसी पैसे को इस्तेमाल करके कोई लॉन्ग टर्म इसका सलूशन दिया जाता। आप कैसे देख रहे हैं सर पंजाब हुकूमत के इस फैसले को? देखिए, जो बजटरी एलोकेशन है, जो पंजाब का अपनी प्रोविंशियल एलोकेशन थी, वो है। अब वो उनका उसमें राइट है कि उसमें क्या करना चाहिए, चाहे वो उसको सब्सिडी दें या उससे बिजली के बिल कम करें। वो आई थिंक प्रोविंशियल उसमें वो चीज़ आ जाती है। वो पर्सनल जो एनएफसी पोस्ट एनएफसी जो प्रोविंस का मैंडेट बनता है वो उनके हिसाब से आ जाता है। अब वो उसको किस तरह स्पेंड करें, दैट एसेंशियली बिकम्स अ प्रोविंस डिसीजन। यस, कैन द मनी बी स्पेंड बेटर, यानी कि बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे और तरीके हैं उस चीज़ को करने के। क्या सब्सिडी देना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक इसको जो है ज़रूरी है प्रोविंस के अपने मैंडेट के हिसाब से देखने की कि प्रोविंस की जो जितनी प्रोविंसेस हैं उनकी अपनी प्रायोरिटी क्या है। नहीं सर माफ़ करिएगा, वो तो पंजाब का फैसला है। मैं आपसे एज एन एनर्जी एक्सपर्ट ये पूछ रही थी कि जो तनकीद हुई है बाकी सूबों से, नासिर हुसैन शाह साहब बोले, खैबर पख्तूनख्वा से भी बात हुई कि ये फैसला इतना अच्छा नहीं था। एज एन एनर्जी एक्सपर्ट आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? इज इट अ गुड डिसीजन और नॉट? डू यू थिंक कि कोई बेहतर तरीका था रिलीफ देने का लोगों के लिए? देखें, अभी जो है वो अगर हम देखें तो ये डिसीजन जो है वो 2 महीने के लिए है। क्या ये चीज़ कंटिन्यू होती है? क्या कोई ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं या हो जाएंगे जिसकी वजह से ये चीज़ कंटिन्यू हो सके? असल चीज़ ये है। तो अगर सिर्फ ये 2 महीने के लिए है तो ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। हाँ, अगर ये है कि इसकी कंटिन्यूएशन में और रिफॉर्म्स हो रहे हैं जिसकी तरह से एक सस्टेनेबली लो जो है आपकी कीमत हो जाएगी बिजली की, तो उसको बेहतर कह सकते हैं। तो अमार साहब, क्या आपके ख्याल में ऐसे कोई फैसले हुकूमत जो कर रही है या हमें बताया जा रहा है कि ऐसे कोई फैसले हो रहे हैं, चाहे वो बात हो कि कोई आईपीपी से रीनेगोशिएशंस हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है कि बिजली के बिलों में कोई हमें खातिर खा कमी नज़र आएगी आने वाले महीनों में जो शायद सारे मुल्क के लिए हो? जी, मल्टीपल इंटरवेंशन जो हैं उस पे काम किया जा रहा है जिसके थ्रू जो है कमी नज़र आ सकती है अगले 2 से 3 महीने में। और इवन के अगर हम देखें इस दफ़ा जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, अगले 3 से 4 महीने में उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी वो कम होगी। तो आगे इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल है। कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी उसकी होगी, किस तरह वो होगी, उसका एग्जैक्ट नंबर देना जो अभी मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अमार हबीब खान साहब से और नासिर जमाल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। जी नासिर साहब, आपने अमार साहब की बात सुनी। सर, क्या आप भी इत्तफाक करेंगे इस बात से कि हुकूमत की जो प्लानिंग इस वक्त है, आने वाले दिनों में, महीनों में रिलीफ वो प्रोवाइड कर सकेंगे? याद रखिएगा सर, कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के जो ऐलान है, उससे कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब ने भी एक तकरीर में ये फरमाया था कि बिजली की कीमतों पे जल्द ही लोगों को वो कोई खुशखबरी देंगे। उन्होंने कहा था कि चंद दिनों में, अब वो चंद दिन पता नहीं कितने, वो उनसे मुराद क्या थी, लेकिन ये तो बात है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पे काम तो कर रही है, लेकिन उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो अवैस लगारी ने 2-3 दफा ये पहले कहा है, ये आईपीपीस के खिलाफ जो चली है, तो उससे पहले ही अवैस लगारी ने एक दो इंटरव्यूज में टीवी पे ये कहा था कि जनवरी फरवरी में वो कुछ 3 रुपए पर यूनिट जो है वो कमी आ सकती है। अब इसमें देखें, बिजली के मतलब दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि फ्यूल का हिस्सा है, वो फ्यूल का हिस्सा तो वो है जो मतलब अगर बाहर कीमत बढ़ेगी, इंपोर्टेड फ्यूल है, उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपको उसको उसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। एक दूसरा हिस्सा जो है, जो दूसरा हिस्सा है जो जिसे हम कहते हैं कि बेस प्राइस, और ये सारा जिसमें सारी कैपेसिटी चार्जेस, ये वो सब कुछ आता है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस वगैरह वगैरह सब कुछ। तो अब क्या वो 3 रुपए उसमें कमी होगी या किस में होगी, ये अभी हमें इल्म नहीं है। और कहाँ पे, मतलब क्या बेस प्राइस अगर कम करते हैं तो डेफिनेटली फिर तो फायदा है, लेकिन अगर ये सिर्फ कि ये फ्यूल प्राइस के हवाले से कोई बात हो रही है कि उसमें कुछ कमी कर दें या कुछ सब्सिडी दे के करें, तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं होगा। और दूसरा ये है कि बेस प्राइस में ये किस तरह से कमी करते हैं, इस पे अभी कोई क्लैरिटी कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये है कि बहुत सारी चीजें हैं। आज भी, कल भी मेरे ख्याल है अवैस ने कोई बात की है कि जी के आईपीपीस पे कोई खुशखबरी होगी 2 से 3 महीने में वजीर आजम देंगे। अब वो शायद जो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि चंद दिन में देंगे, वो शायद यही आईपीपीस के हवाले से है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि शायद जो कुछ जो आईपीपीस हैं पुराने और जो नियर रिटायरमेंट हैं, शायद गवर्नमेंट उनको इस तरह से कुछ करे कि जो उनसे जो उनके ओनर्स हैं उनसे वो खरीद ले, तो उनकी सब्सिडी, उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस वगैरह है, जो आइडल कैपेसिटी चार्जेस हैं, वो शायद खत्म हो जाए, तो उसमें शायद कोई रिलीफ की चांसेस है। अमार साहब, सर आपने नासिर साहब की बात सुनी, आपके ख्याल में भी इसी तरह का कोई प्लान है कि या खरीद लिया जाएगा या कैपेसिटी चार्जेस रीनेगोशिएट किए जाएंगे? सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बार बार हमें हमेशा ये काउंटर आर्ग्यूमेंट भी सुनाई देता था कि आप आईपीपीस के साथ रीनेगोशिएट नहीं कर सकते, ये कैपेसिटी चार्जेस जो हैं सो हैं, अगर ऐसा कोई फैसला हुकूमत ने किया तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा एंड इट कैन बाउंस बैक ऑन अस लाइक रेकोर्डेक। देखिए, कैपेसिटी चार्जेस के भी जो हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक डेट का जो उधार लिया होता है उसका कंपोनेंट होता है, कुछ ऑपरेशंस के होते हैं, कोई रिटर्न जो होता है उसका कंपोनेंट होता है। रीनेगोशिएशन किस कंपोनेंट की हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है समझना। जैसे कि चाइनीज़ डेट की जो रीप्रोफाइलिंग है, ये भी आईपीपी डेट ही है जिसकी जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी रीप्रोफाइलिंग हो रही है। अगर ये चीज़ होती है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ के ऊपर। इसी तरह कुछ जो प्लांट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपायर होने वाले हैं, उनकी एडजस्टमेंट होगी तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये समझना है किस चीज़ की रीनेगोशिएशन की जा रही है, किस चीज़ पर डिस्कशन किया जा रहा है, और तो ताकि उस चीज़ को बेहतर तरीके से हम समझ सकें। तो सर बताएं ना, यही तो एक्सप्लेन करेंगे आपके किस चीज़ पे रीनेगोशिएशन हो रही है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? जी, अभी जो है जो चाइनीज़ डेट की जो रीप्रोफाइलिंग है या खबरें आजकल चल रही हैं, तो वो भी कैपेसिटी पेमेंट का एक हिस्सा है। इससे जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप डेट को रीप्रोफाइल कर देंगे, थोड़ा-सा उसकी डेट की एक्सटेंशन मिल जाएगी, उससे थोड़ा-सा अमाउंट जो सेव होगा, उससे बिजली के बिल पे फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई जो इक्विटी वाला है, आई डोंट थिंक कि इक्विटी से रिलेटेड या कोई भी रिटर्न से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई नेगोशिएशन हो रही है, या तो उससे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, आरएफओ पे चलते थे, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता भी एक्सपायर होना शुरू हो रहे हैं, तो उसका भी जो है इम्पैक्ट आएगा इस टैरिफ के ऊपर।
नासिर साहब, जब भी बिजली की कीमतों का जिक्र होता है तो प्राइवेटाइजेशन का भी ज़रूर जिक्र किया जाता है। सर, क्या आपके ख्याल में इज दिस आल्सो एन ऑप्शन दैट द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन? प्राइवेटाइजेशन का बिजली की प्राइसेस के हवाले से, मतलब जब डिस्कोस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसमें डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब अभी अगर आज भी अगर आप कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप हेस्को को आज प्राइवेटाइज कर दें, तो अगर आप ये कहें कि उसकी बिजली की कीमतें कोई कम हो जाएंगी कोई अगले 4 साल में 5 साल में, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक बात। दूसरा, हमने केई को देखा है कि केई जो है 2005-06 में जो प्राइवेटाइज हुई थी, तो आज तक तो बिजली की कीमतें वैसी की वैसी चल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी मार्केट जो है वो है ही डिफरेंट। हमारी मार्केट वो कंपेटिटिव मार्केट नहीं है बिजली की। हमारी मार्केट में सिंगल बायर है, सिंगल बायर जो है वो आगे जो है बेचता है, और वो वहीं पे सारी प्राइसिंग जो है वो यूनिफॉर्मिटी है हमारी। लाहौर में अगर लाहौर वाले लेस्को एफिशिएंट है और फेस्को एफिशिएंट है, या और पेस्को जो है वो बहुत लॉस मेकिंग है, तो हमें जो एक्चुअली होता ही है कि चूंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइसिंग करनी है पूरे मुल्क में, तो वो लॉसेस जो हैं वो अच्छी जो जहाँ पे एफिशिएंट है डिस्को, वो भी उसको शेयर करती हैं और उनके टैरिफ में भी वो शामिल हो जाता है। तो जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो उसका बिजली की प्राइसिंग पे, मतलब अगर लेस्को प्राइवेटाइज की जाती है तो हमें लेस्को के तहत जो कंज्यूमर है उसको उस वक्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि लेस्को की प्राइसिंग उसको खुद करने दी जाए। मतलब अगर उसको ये हो कि यूनिफॉर्म प्राइसिंग करनी है, पेशावर में भी वही रखनी है, लाहौर में भी, हैदराबाद में भी, तो फिर हमें कोई इसका फ़ायदा उस तरह से होगा नहीं। और कई की मिसाल उसके सामने है कि अगर अमार साहब, आप इत्तेफाक करेंगे सर नासिर जमाल साहब की इस बात से? बिल्कुल मैं फुली एग्री करूंगा जमाल साहब की बात से। अभी हमारे सिंगल बायर मॉडल चलता है, यानी कि पूरे मुल्क में एक ही बायर है और वो हुकूमत पाकिस्तान है बिजली की। ये हमें एक मल्टी बायर मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी यही है कि उनको एक राइट होना चाहिए कि जो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से सबसे सस्ती बिजली ले सकें। अगर मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल की तरफ जाएंगे तो एफिशिएंसी सबके पास आएगी। अगर प्राइवेटाइज करके भी एक ही यही तो माफ़ करिएगा सर, देन प्लीज़ एक्सप्लेन, यही वाला तो इशू है। फिर हमें तो बताया जाता है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली जैसे हम उस मॉडल की तरफ चले जाएंगे। आप दोनों कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है। सो व्हेन विल वी गेट टू दैट पॉइंट जहां मल्टी बायर सिस्टम होगा? अभी ऑलरेडी हुकूमत इस पे काम कर रही है, कंपैरेटिव मार्केट के एक निज़ाम के ऊपर, जिसमें जो है मुख्तलिफ बायर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ सेलर हो सकते हैं, तो उससे उसकी बेहतरी आएगी। ये प्राइवेटाइजेशन से इंडिपेंडेंट चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन पैरेलल में चलेगी, ये मार्केट डेवलपमेंट एक दूसरे एंड पे चलेगी। दोनों चीज़ों में कन्फ्लिक्ट हम साथ नहीं कर सकते। नहीं तो सर, फिर अंदाजन इसमें कितना वक्त लगेगा? आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टाइम पीरियड आर वी टॉकिंग अबाउट, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में कभी भी अपने स्केड्यूल पे नहीं चलती जो बताया जाता है? जी, ये जो है कंपैरेटिव मार्केट जो है ये प्राइवेटाइजेशन से पहले ही हो जाएगी। इसके जो सारे फ्रेमवर्क्स है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दे आर ऑलरेडी रेडी। मोस्ट लाइकली बहुत जल्द जो है ये प्राइवेटाइजेशन से पहले ही आ जाएगी। और एक दफ़ा जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी वो मुख्तलिफ सोर्सेज से जो हैं वो पावर ले सकें। उस वक्त जो है सबको फ़ायदा होना शुरू होगा इस चीज़ का। जी नासिर साहब, वेरी क्विकली सर, 30 सेकेंड्स, अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरा कहना है कि देखिए, जो कुछ चीज़ें तो शायद इमीडिएट में फ्यूचर में वो कर सकते हैं गवर्नमेंट, जैसे कि ये आरएफओ प्लांट्स जो एक्सपायर होने वाले हैं उनको ख़रीद लें और उनकी जो कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म हो जाए। कुछ जो पब्लिकली ओन्ड प्लांट्स हैं उनका भी कुछ देखें, उसमें से भी कमी करने की कोशिश करें अगर पॉसिबल हो जहाँ पे। अदरवाइज जो बिजली की प्राइसिंग है वो अगर कोई कहे कि अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कम हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। हमारे इंपोर्टेड फ्यूल पे हैं और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लंबे हैं, 25 से 30 साल के हैं और गारंटीड हैं, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा कोई चेंजेस की जा सकती हैं।
और अगर हम आज कोशिश करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हम जो टाइम होराइज़न है, मेरा ख्याल है कि 10-15 साल का टाइम होराइज़न होगा जिसमें हम देखें कि बिजली की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।